नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, सीएम शिवराज ने संबल योजना से जुड़े हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे 22 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रोटेम स्पीकर से जवाब मांगा है। तीसरी खबर में बात होगी उपचुनाव से जुड़ी खबर की। कांग्रेस ने अब सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने के लिए प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक बनाने की तैयारी कर ली है। चौथी खबर बड़वानी से, जहां करीब 130 करोड़ की लागत का अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। वहीं पांचवी और अंतिम खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मना रही है। शिवराज सरकार रोज प्रदेश में गरीब वर्ग के तमाम लोगों को सौगातों पर सौगातें दे रही है। अब शिवराज सरकार ने संबल योजना के तहत 22 जिलों के 3700 हितग्राहियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके खातों में 80 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। मिंटो हॉल में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में राशि स्थानांतरित की। इस कार्यक्रम के साथ साथ प्रथम चरण में 22 जिलों के 308 स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सागर, छतरपुर, पन्ना, शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, धार, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, अनूपपुर, आगर, मंदसौर, देवास और भोपाल के प्रत्येक जनपद पंचायत, नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत मुख्यालय शामिल हैं। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने संबल योजना की राशि अंतरित करने के बाद हितग्राहियों से संवाद भी किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में 1 करोड़ 37 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। संबल योजना के तहत शुरुआत से अब तक 1,49,301 हितग्राहियों को 1349 करोड़ 18 लाख रुपए की हित लाभ राशि वितरित की जा चुकी है। 1 अप्रैल 2020 से अभी तक 5807 हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता के रूप में 128 करोड़ रुपए का हित लाभ उनके खाते में जमा किया गया है। मेरी बहन लीला बाई मेरी आवाज सुन रही है? आवाज आ रही मेरी बहन? हाँ, आई रही सर। अच्छा, क्या हो गया था? मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु लकवा कारण से हुई। लकवा के कारण? हाँ। अच्छा, घर में और कौन कौन है? मैं 2 लड़का है, 1 में हूँ। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं दोनों लड़के? एक तो मजदूरी करता है, एक स्कूल जाता है। स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? दूसरी में। तो बहन उसको जरा ढंग से पढ़ाना। हाँ। आज आपके खाते में 2 लाख रुपए आ गए? हाँ। देखो, ये अगर 2 लाख रुपए की सहायता संबल योजना ना होती और ये सहायता आपको ना मिलती, हाँ। तो परिवार का क्या होता? कुछ कठिनाई आती क्या? आती। अचानक मृत्यु हो गई थी, उनकी उम्र कितनी थी? उनके 35 साल या 30 साल को एक नाम ही नहीं रो मतलब। हाँ, खैर अब मजदूर परिवार में कोई जन्म तिथि का भी पता नहीं रहता, लेकिन कल्पना कर सकते हैं हम 35 साल की उम्र में। और उस खबर पर हम जानकारी लेंगे। अंकुर अध्वरी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है और ऐसे में जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश 22 जिलों के 3700 हितग्राहियों को बड़ी सौगात 80 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। क्या कुछ और खास बात रही इस कार्यक्रम की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आज 3700 हितग्राहियों को 80 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री के द्वारा सीधे बैंकों में जमा करी गई है। पूरे कह सकते हैं प्रदेश भर के ऐसे जो लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ से वंचित थे, उनको ये लाभ पहुंचाया गया है।
और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तमाम जो जिले हैं वहां पर के हितग्राहियों जिनकी इस योजना का लाभ दिया जाता है उनसे भी बात करी, उनसे उनके हालचाल जाने। कई लोगों के कच्चे मकान थे तो उनको पक्के मकान देने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही। सहायता राशि से क्या व्यवसाय वो करेंगे वो भी मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पर कहेंगे कि एक बड़ा एक गरीब तबके के लिए संबल योजना निकल कर आई है। और मुख्यमंत्री ने साफ ही कहा है कि मैं चौथी बार अगर मुख्यमंत्री बना हूँ तो ये संबल योजना फिर से चालू हो उसके लिए ही बना हूँ। बिल्कुल, और संबल योजना को लेकर भी सियासत किस तरह से हुई हमने ये भी देखा, चाहे वो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, और फिर अब वापस से भारतीय जनता पार्टी, शिवराज मुख्यमंत्री। उस वक्त ये भी कहा गया कि ये योजना बंद कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, उसको नाम बदलकर कुछ और चेंजेस उसमें किए गए थे, लेकिन अब दोबारा से इसे इसको शुरू किया गया है। जनता के बीच में मुख्यमंत्री के संदेश भी जा रहे हैं और संबल योजना को बड़े ही प्रचार प्रसार के साथ आगे बढ़ाती हुई भारतीय जनता पार्टी। कितना फायदा आपको लगता है संबल योजना, क्योंकि 2018 में भी इसे लॉन्च किया गया था तो इलेक्शन में उतना फायदा नहीं मिला था, हालांकि उसका बुरा असर भी नहीं देखने को मिला था, सीटें तो ठीक ठाक थी भारतीय जनता पार्टी की। कितना लाभ आपको लगता है इस उपचुनाव में मिल सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं संबल योजना एक ऐसी योजना है जो आम और सामान्य और गरीब तबके के वर्ग के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा चालू की गई थी। चाहे वो बिजली के बिलों का मामला हो, चाहे आर्थिक सहायता देने का मामला हो, तमाम तरह की ये कोशिशें सरकार के द्वारा है कि तो जरूरतमंद लोग हैं उनको इसका लाभ पहुंच पाए। बीच में ये योजना जरूर जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री फिर से शिवराज सिंह चौहान बने तो उन्होंने इस योजना को फिर से चालू कर दिया और लगातार संबल योजना के माध्यम से लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। तो लगातार जनता को लाभ मिल रहा है संबल योजना के हितग्राहियों के लिए। ये योजना है पुरानी, लेकिन आज जो फायदा है वो नए तरीके से जनता को मिल रहा है, संबल योजना के हितग्राहियों को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जिस तरह से गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, अपने आप में ऐतिहासिक बीजेपी इसे करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हर गरीब को फायदा मिल सके, चाहे वो प्लाज्मा डोनेशन के रूप में हो या अन्य तरह से कैसे भी लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर से कांग्रेस के 22 विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने पर फैसला लेने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। ये वो विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जन सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, विधानसभा अध्यक्ष को 1 हफ्ते के अंदर अपने जवाब में स्पष्ट करना होगा कि 22 कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता को लेकर लंबित शिकायत पर कब तक फैसला ले लिया जाएगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जवाब के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा गया है, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने आपत्ति जताई। कोर्ट से विधानसभा से इस बारे में जल्दी जवाब देने संबंधी निर्देश जारी करने को कहा है। इस पर विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उनका समय सीमा में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को 1 सप्ताह के अंदर जवाब देना होगा। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे विधायक है विनय सक्सेना जी, उनकी याचिका पे बिल्कुल सही डायरेक्शन पे गया है और मैं समझता हूँ कि इनकी ये चुनाव लड़ने से इनको सुप्रीम कोर्ट रोक देगा और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो पैसा इनसे वसूला जाए, क्योंकि जनता का पैसा लगना है इसमें। ये जो खर्च आएगा चुनाव में जनता का लगना है, तो याचिका और मूवमेंट में है कि पैसा इनसे वसूला जाए, जो भी खर्च आए पर कैंडिडेट, ये 25 लोगों से। तो 22 बागी विधायकों के दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अब इसको लेकर कहा जा रहा है 1 हफ्ते में प्रोटेम स्पीकर से जवाब मांगा गया है। 3 हफ्ते का समय बीजेपी ने मांगा था, प्रोटेम स्पीकर ने मांगा था, लेकिन अब अगर इस पर कार्रवाई होती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी और आगे किस तरह की रूपरेखा हम देखेंगे। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज जी,
दल बदल कानून, इसके तहत अयोग्य घोषित हो जाएंगे विधायक अगर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आने वाले समय में निर्णय होंगे उनको अगर देखा जाए तो, और वो भारतीय जनता पार्टी और विधायकों के पक्ष में नहीं आए तो काफी और भी घमासान देखेंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन इस खबर को आप और किस एंगल से देखते हैं? देखिए, 22 विधायकों ने जब बगावत की थी तो मध्य प्रदेश में 15 साल बाद बनी कांग्रेस की 15 महीने पुरानी सरकार 22 मार्च को चली गई थी जी। इसके बाद जो कांग्रेस विधायक है जबलपुर के, उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने मांग की थी कि जिन 22 लोगों ने दल बदल किया है उनके खिलाफ दल बदल कानून लागू किया जाए और उनको अयोग्य घोषित किया जाए ताकि वो भविष्य में कम से कम 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन बीजेपी ये दलील देती रही है कि जिन लोगों ने कांग्रेस से बगावत की थी, कांग्रेस के तब के विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने उनके इस्तीफे स्वीकार किए थे और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो लिहाजा ये दल बदल कानून से परे हैं, दल बदल कानून की परिधि में नहीं आते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में जवाब मांगा है मध्य प्रदेश सरकार से, क्योंकि लगभग इसी तरह का एक मिलता जुलता मामला तमिलनाडु का भी है और तमिलनाडु के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की ओर से अभी तक कोई जानकारी दी नहीं गई है। और जो जवाब पेश किया गया उसमें जो हमने बताया कि दलील यही दी गई थी कि चूंकि इन लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो इन पर दल बदल कानून नहीं लागू होता है, लिहाजा इनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाए। अब इस संबंध में निर्णय विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा है, नए विधानसभा अध्यक्ष का अभी तक चयन हो नहीं पाया कोरोना के कारण, तो विधानसभा सचिवालय और प्रोटेम स्पीकर को इस पर निर्णय लेना कि वो क्या जवाब देंगे। आज हमने सूत्रों से पता किया है तो उनका यही कहना है कि इस बारे में अभी तक उनको सुप्रीम कोर्ट का जो कल का निर्देश है वो उनको मिला नहीं है। वो जब निर्देश मिल जाएंगे तब वो कानून के जानकारों से इसके संबंध में राय मशवरा करेंगे और इसके बाद अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यही है कि कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि अगर इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाता तो ये 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसे में असंतोष व्याप्त होगा और बीजेपी की सरकार चली जाएगी। और बीजेपी को पूरी उम्मीद है क्योंकि पूरा मामला लीगल तौर पे हैंडल होगा, तो बीजेपी के नेता जाहिर तौर पर भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो आश्वस्त हैं कि ये फैसला उनके हक में ही आएगा, क्योंकि ये इन लोगों का सीधे सीधे उनका यही कहना है कि ये दल बदल कानून से परे है। चूंकि कांग्रेस ने इस्तीफे दिए इन्होंने कांग्रेस से, और विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के इनके इस्तीफे और मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे, लिहाजा उसकी परिधि में नहीं आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी इस खबर को हमें समझाने के लिए। तो साफ है कि तमिलनाडु का अगर केस हम रिवाइज करें तो वहाँ इस तरह की परिस्थितियाँ अब नहीं हैं, लेकिन दल बदल कानून के तहत जिस तरह से लीगली बीजेपी जाने की कोशिश कर रही है तो बहुत ज़्यादा खतरा बीजेपी को है नहीं। लेकिन फिर भी कांग्रेस जिस तरह से इस मामले को लेकर दल बदल कानून लगाने की कोशिश या फिर उसके तहत जो आने वाले समय में विधायक होंगे उन पर 6 साल तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, अगर ये तमाम कार्रवाइयाँ हो जाती हैं तो काफ़ी असंतोष मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और खासतौर पर उन विधायकों की आफत आ जाएगी जो दल बदल करके आए हैं और जिनको अब चुनाव लड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमी के साथ ही भरोसे के संकट से भी कांग्रेस जूझ रही है। यही वजह है कि माहौल बनाने के लिए कांग्रेस अब बड़े युवा चेहरों को प्रचार में उतारने की तैयारी में है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल की 6 सीटों पर रोड शो करेंगी। दरअसल कमलनाथ चाहते हैं कि सिंधिया के सामने युवा चेहरे को स्टार प्रचारक बनाया जाए, जिससे युवा मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए आकर्षित किया जा सके। इस संबंध में कमलनाथ ने प्रियंका गांधी को ग्वालियर चंबल की कुछ सीटों पर रोड शो करने का आग्रह किया है। इसके पहले कमलनाथ चंबल की गुर्जर बाहुल्य सीटों पर सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाने की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी राजस्थान से सड़क मार्ग से मुरैना में जाएंगे, जिसके बाद ग्वालियर और डबरा होते हुए दतिया पहुंचेंगे, जहां प्रियंका गांधी मां पीताम्बरा के दर्शन करेंगी। कहा जाता है कि गांधी परिवार मां पीताम्बरा के दर्शन के लिए पीढ़ियों से हाजिरी लगाता आया है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। 2018 में राहुल गांधी ने भी यहां आकर दर्शन किया था, पूजन किया था और चुनावी अभियान यहां से शुरू किया था। सिंधिया के गढ़ में प्रियंका की एंट्री पर बीजेपी की तरफ से मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा है। प्रियंका गांधी जी आ रही है वहाँ, मैं समझता हूँ सकता है नवरात्रि में आएँ और वहाँ दर्शन करें पीताम्बरा पीठ के। और इस बीच जो जिले पड़ेंगे मुरैना, भिंड, ग्वालियर,
दतिया जो भी, तो उसमें क्योंकि आएंगी, कांग्रेस की महामंत्री हैं, सबसे संपर्क मिलेगी और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी का एक प्रभाव है महिलाओं पे और युवाओं पे, उस सब का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश इस समय कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। दूसरा, जहां तक प्रियंका गांधी जी का है सवाल, तो वो जहां जहां चुनाव प्रचार में गई है वहां वहां कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई है, यहाँ पर भी होगी। तो बीजेपी का ये मानना है कि प्रियंका गांधी जहां जहां प्रचार प्रसार करने गई हैं वहां कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस प्रियंका गांधी को एक बिग फेस के रूप में लेकर चल रही है और इसलिए स्टार प्रचारक की सूची में है। और हो भी क्यों ना, दिल्ली में पूरी कमान कांग्रेस के संभाल के बैठे हैं, लेकिन अगर सिंधिया को टक्कर देने के लिए मैदान में प्रियंका गांधी को उतारा जा रहा है तो क्या वाकई ये चुनाव तो होगा ही, खैर, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित होंगी वो देखना दिलचस्प होगा। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी और प्रियंका दम भरेंगी, लेकिन कितना इम्पैक्ट सिंधिया की इमेज पर होगा या उनका जो दमखम है ग्वालियर चंबल में उस पर होगा, ये देखना लाजमी होगा। आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी, उपचुनाव, वो भी उपचुनाव की बात, हम उपचुनाव को कोड कर लेते हैं, उपचुनाव में प्रियंका गांधी का आना किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, अगर चुनाव में प्रियंका गांधी आती हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पर ही सवाल इसलिए खड़े होंगे कि क्या उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी करके इतने बड़े नेता को बनाने की जरूरत, क्या मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, और इसके साथ ही और भी अन्य नेता है कांग्रेस में, क्या उनके फेस पर जनता को भरोसा नहीं है कि आपको सचिन पायलट को भी बुलाना पड़ रहा है और आपको प्रियंका गांधी को भी बुलाना पड़ रहा है? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले, फिर 10 दिन पुरानी बात है, जब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से सवाल किया गया था कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या उपचुनाव में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना करते हुए कहा था कि चुनाव इतना बड़ा चुनाव नहीं होता है कि हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो स्टार कैंपेनर हैं, उनको हम चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार। तो पूर्व मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि शायद वो नहीं आएंगी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, इस तरह से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं कि वो पीताम्बरा माई के दर्शन के साथ राजस्थान से आएंगी, सड़क मार्ग से आएंगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए डबरा, ग्वालियर, मुरैना के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी। वो सिंधिया का एक तरह से गढ़ कहा जाता है ग्वालियर चंबल संभाग में, वहां पर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ हमने देखा था कि 23 नेताओं ने पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब पार्टी को बढ़ना है आगे, तो गांधी परिवार के अलावा भी अन्य विकल्पों पर सोचना होगा। तो अगर प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आती है और चुनाव प्रचार करती है, तो फिर गांधी परिवार पर ही सवाल खड़ा होगा, कांग्रेस पर सवाल खड़ा होगा कि पार्टी दूर हटने की बात करती है, लेकिन पार्टी अभी भी पूरी तरीके से निर्भर गांधी परिवार पर ही है। बिल्कुल, निर्भर गांधी परिवार पर ही है, लेकिन सवाल वही कि क्या प्रियंका गांधी का यहाँ आना उतनी टक्कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे पाएगा ग्वालियर चंबल में, क्योंकि ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, उनके दम पे ही ये तमाम सीटें ग्वालियर चंबल की निकल पाई थी, ऐसा कहा भी जाता है। तो क्या उस क्षेत्र में जितने भी रोड शो प्रियंका कर रही हैं, या 6 या 7 अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या उतना दमखम के साथ उतरेंगी प्रियंका गांधी और उतनी टक्कर दे पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के काम को? वहां पर दोस्त के सामने दोस्त खड़ा होगा अगर चुनाव प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी और सचिन पायलट आते हैं तो, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में जो सबसे अच्छे दो दोस्त कहे जाते हैं उसमें सचिन पायलट का भी नाम आता है और प्रियंका गांधी का भी नाम आता है। और जब सिंधिया बीजेपी में आए थे तब ये सवाल उठा था क्या प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोकने की कोशिश नहीं की, तो अगर कोशिश की होती तो शायद वर्तमान में जो हम राजनीति देख रहे हैं वैसी नहीं होती। खैर, अब राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है, सिंधिया भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं और कांग्रेस भी सिंधिया को लेकर किस तरह के बयान जारी कर रही वो भी हमने देखा है। सबसे अहम बात, अगर ग्वालियर चंबल संभाग में सचिन पायलट और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करते हैं तो सिंधिया को कितना नुकसान हो सकता है। सवाल बेहद महत्वपूर्ण भी है, लेकिन अभी भी इस बात में पुष्टि, क्योंकि यही कांग्रेस संगठन की आप कहें कमजोरी है कि पूर्व मंत्री कहते हैं कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे, लेकिन जब संगठन से बात की जाती है, संगठन के जो नेता हैं जो कि तय करते हैं कि किस नेता का दौरा कब और कहां पर होगा, वो कह रहे हैं कि अभी इस बारे में बिल्कुल सच्चाई कहना, बिल्कुल इस बात का पुष्टि कर देना, तो संगठन की द्वारा पुष्टि नहीं हो पाई इस खबर की। मंत्री कह रहे हैं, पूर्व मंत्री, कि प्रियंका गांधी आएंगी, लेकिन संगठन कह रहा है कि पुष्टि हम अभी नहीं कर सकते।
तो जब कांग्रेस ही एक नहीं हो पा रही है, कांग्रेस का संगठन कुछ और कहता है, मंत्री कुछ और कहते हैं, और ये पहली बार नहीं है जब तालमेल कोऑर्डिनेशन की हम कमी कांग्रेस में देख रहे हों। इसी वजह से पटकनी खाती है कांग्रेस और आलम फिलहाल यही बना हुआ है। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो संगठन कुछ और कह रहा है प्रियंका के दौरे को लेकर, रोड शो को लेकर, और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि मां पीताम्बरा के दर्शन करके प्रचार प्रसार में जुटेंगी प्रियंका गांधी। लेकिन ये संगठन फिलहाल नो की तरफ इशारा कर रहा है, तो फिलहाल तालमेल की भी कमी है और दौरे तो बाद में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़वानी शहर में करीब 130 करोड़ की लागत से डाली जा रही अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। पहले लॉकडाउन की वजह से प्रोजेक्ट बंद पड़ गया था और अब जब दोबारा काम शुरू हुआ तो उसकी कछुआ जैसी धीमी रफ्तार शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जगह जगह खुदी हुई सड़कें लोगों के लिए परेशानी तो बनी हुई है, साथ ही दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी हुई है। हालांकि सरकार ने इजरायली कंपनी को 6 माह का एक्सटेंशन दे दिया है। बावजूद इसके कंपनी ने बीते 4 दिन से काम बंद कर रखा है। दरअसल इस प्रोजेक्ट से शहर का हर घर जुड़ेगा। नर्मदा नदी की को प्रदूषण मुक्त करने और शहर के सीवरेज को एक जगह एकत्रित करने के लिए शहर में 155 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जानी है, मगर अभी महज 22 किलोमीटर ही बिछाई गई है पाइपलाइन। शहर के अंजर नाका और भिलखेड़ा में 2 ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने हैं जो अधूरे पड़े हैं। सितंबर तक कंपनी को काम पूरा करना था, लेकिन 20% काम ही हो सका है। ऐसे में बार बार पीने के पानी की लाइन फूटने से नगरपालिका परेशान है, जिसके चलते सीएमओ ने अधूरे और धीमी रफ्तार से हो रहे काम की पूरी रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंप दी है। शुरू से ही जो सीवरेज का काम चल रहा है बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके बारे में हमने वरिष्ठ कार्यालय को भी अवगत करा दिया, क्योंकि ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, एमपीयूडीसी द्वारा कार्य किया जा रहा है और इसका हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर 15 दिन में होती है। आयुक्त और पीएस सर को हम लोग बता चुके हैं। निश्चित रूप से बड़वानी में जो काम चल रहा है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जबकि 2 साल में पूर्ण होना था समय सीमा में। अभी हालांकि लॉकडाउन के समय काम बंद रहा, इस टाइप से उनका कहना है। उन्होंने 6 महीने का एक्सटेंड मांगा है, लेकिन 6 महीने में काम किसी हालत में पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत धीमी गति से। तो बड़वानी में 130 करोड़ की लागत से डाली जा रही अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन फिलहाल स्लो प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रही है और फिलहाल तो काम ही 4 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। संवाददाता रुपेश फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। बड़वानी की इस खबर को लेकर और भी अपडेट्स हमें देंगे। अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, लेकिन किस तरह की रफ्तार होती है ये हम जानते हैं। रुपेश कुछालम बड़वानी में सीवरेज लाइन डालने का भी इसी तरह है, लेकिन जब 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया गया है, एक्सटेंशन दिया गया है, उसमें भी काम बंद कर रखा है कंपनी ने और बार बार पाइपलाइन का फूट जाना परेशानी बनकर सामने आ रहा है ये सीवरेज प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल पारुल, ये प्रोजेक्ट एक तरह से शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि जगह जगह सड़कें जो अच्छी स्थिति में थी खुद गई हैं। कई जगह पाइपलाइन जो है डिसमेंटल हो जाती है, जिससे हजारों गैलन जो पानी है व्यर्थ बह जाता है और लोगों को गड्ढों और इनके बीच में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो टहल कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इजरायली कंपनी है और उसने करीब 1.25 अरब की लागत से यहाँ पर प्रोजेक्ट लिया था जो 2 साल में पूरा करना था। पर मुश्किल ये है कि अभी तक सिर्फ 20% काम हुआ है। जो मेन बात है वो जो मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट जो है कारपोरेशन, उसकी जो मैन पावर की कमी के कारण प्रॉपर इंजीनियर नहीं आ पाते, जो समय पर बिलिंग होना चाहिए वो बिलिंग नहीं हो पाती और इस वजह से जो ड्राइंग डिजाइन्स को अप्रूवल मिलना चाहिए उस अप्रूवल में बहुत डिले हो रहा है। अब जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तो कंपनी उस चीज को आगे कर नहीं पाएगी। इसलिए उनका ये कहना है कि जब तक हमको पूरी तरीके से प्रॉम्प्ट एकदम सही थे। चलिए रुपेश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कंप्लीट डिज़ाइन प्रॉपरली इंजीनियर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियां, लेकिन सवाल यही कि इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद पूरी तरह से उसकी तैयारी क्यों नहीं होती। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन ने काफ़ी चीज़ों को अधूरा छोड़ा है। अब ये पूरे कैसे होंगे, 6 महीने का एक्सटेंशन जो मिला इजरायली कंपनी को, देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है। रोज संक्रमितों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर एक बार फिर रिकॉर्ड
2544 नए मरीज सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 28 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कुछ इस तरह बढ़ रही है। पिछले 4 दिन में 10,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण का शिकार आम लोग ही नहीं बल्कि राजनेता भी हो रहे हैं। नए संक्रमितों में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, हरदीप सिंह डंग और बीकनगांव से कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी भी शामिल हैं। अब तक सरकार के 13 मंत्री और पक्ष विपक्ष के 44 विधायक संक्रमित हो चुके हैं। अगर सिर्फ सितंबर महीने की बात करें तो प्रदेश में कोरोना से हर दिन औसतन 29 मौतें भी हो रही हैं। भोपाल की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। राजधानी में भी रोज रिकॉर्ड मरीज मिल रहे हैं। बुधवार को भी भोपाल में कोरोना के 313 नए केसेस सामने आए। एक तरफ कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ कोविड अस्पतालों में आईसीयू के 75% बिस्तर भर गए हैं। आईसीयू के सिर्फ 644 बेड हैं, इनमें से 477 बेड भर चुके हैं। आईसीयू बेड नहीं मिलने पर मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर पर इलाज में प्रतिदिन 15,000 रुपए का खर्च। मरीज जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा और हो सकता है कि किसी की आर्थिक स्थिति ठीक है, नहीं है, वो उतना पेमेंट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो आलम यह है कि कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। जानकारी देंगे संवाददाता रिजवान, फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। रिजवान, कोरोना को लेकर अपडेट। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा काफी प्रदेश में और राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, लगातार कोरोना के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा जो केस हैं राजधानी भोपाल में अब तक आ चुके हैं, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मुफ्त घाट कोरोना के चक्कर में उतर चुके हैं। ऐसे में साफ तौर से जो डॉक्टर्स का भी कहना है, जो बुजुर्ग लोग हैं सबसे ज्यादा उन जो वो है वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। 40 से ज्यादा जिनकी उम्र है वो ही मौतों का आंकड़ा भी उन्हीं का ज्यादा बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल में गैस पीड़ितों की संख्या जो है सबसे ज्यादा जो है उन्हीं की जो है मौत हो चुकी है। तमाम प्रयासों के बाद भी जो कोरोना के मामले हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब तक जो है जो कंटेनमेंट एरिया है उनको भी अब पूरी तरीके से जो है कहीं कहीं बैरिकेडिंग लगी हुई, कहीं कहीं नहीं लगी हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का जो मार्केट में गाइडलाइन जारी की थी उसका भी ध्यान साफ तौर से नहीं रखा जा रहा है। शायद यही वजह है जो बढ़ते मामले हैं कोरोना के जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबरों में इतना ही। और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।